जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डीएलएड प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो पर आइए, मेरे चैनल पर आइए और उस प्रैक्टिस सेट 1 को देखिए, क्योंकि 75 सवाल आपके इसी से आने वाले हैं। इसीलिए डीएलएड को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और डीएलएड तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसी पर बेस्ड ऑन रहती है, उसी पर आधारित रहती है। अर्थात एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम सबों को ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि ये प्रधान शिक्षक में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होने वाला है। और 75 जो क्वेश्चन हैं इसी के आधार पर हमारी सिलेक्शन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों 18 नंबर सवाल तक 17 नंबर सवाल तक जो है सो प्रैक्टिस सेट 1 में दे चुका हूँ। हालांकि वो 25 क्वेश्चन कुल वहाँ पे थे, लेकिन 17 क्वेश्चन इस सेट का उसी में डाला हूँ। और ये लिख करके बहुत ही परेशानी होती है, समय ज़्यादा उसमें कील होता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट जो बुक्स है उसी का पीडीएफ आपको डाल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का संकलन कर सकें और हम लोग अपने आप में ये अध्ययन कर सकें ज़्यादा सवालों का। इसीलिए मैं इसी तरह लिखी हुई क्वेश्चन का ही वीडियो बार बार डालूंगा, पीडीएफ बना करके इसको डाल रहा हूँ। आप अध्ययन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, तो 18 नंबर सवाल है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणितीय पढ़ाने का उद्देश्य है। अंक गणितीय मतलब प्लस माइनस है ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो है सो, और अंक पर आधारित जो सवाल है उसे पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। आधुनिक माने अभी जो वर्तमान है, प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा, देखिए और थोड़ा सा छूटा हुआ है, हाँ, सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। साथियों टोटल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। लेकिन यहाँ कह रहा आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणितीय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो सटीक उद्देश्य यही होगा। क्योंकि अगर ये उद्देश्य आप लेते हैं तो ये सारा इसी में संकलित है। अर्थात छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, जो भी उसके जीवन में व्यवहारिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए अंक गणित का उपयोग करते हैं। जैसे कोई दुकान गए तो वहाँ भी उसको सामान लेना है तो निश्चित अंक गणित का प्रयोग करेंगे। 10 रुपये उन्होंने दिया, 5 रुपये का बिस्कुट बटर लिया तो 5 रुपये शेष बचा, तो वो शेष बचा लेकर के चला आता है। इस प्रकार से जो भी कैलकुलेशन उसके माइंड में है वो प्राथमिक कक्षाओं में पूर्ति होती है। यही हम लोग का उद्देश्य है, प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का यही उद्देश्य है। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। जो प्राथमिक माने 1 to 5 स्तर का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका झुकाव किधर होना चाहिए, विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर, उसका चहुमुखी विकास हो, यही हम लोग को सोच करके, और उसका झुकाव जो पाठ्यक्रम का होगा इधर ही होगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसी प्राथमिक कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है और उसी में देखिए सारी चीज़ इंक्लूड किया गया है। खेलने की क्या होनी चाहिए, खेलने की विधि कैसी होनी चाहिए, सारा चीज़ यहीं पे इंक्लूड है। इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। चलिए 21 नंबर देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा है ये सवाल। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में माने 1 से 5 में पहले कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। रीडिंग मैंने पढ़ना, लिखना, शब्द संरचना, इतिहास। देखिए इतिहास एकदम बच्चा अभी इनिशियल है, क ख ग घ भी जानने के लायक बच्चा अभी तैयार हुआ है, तो इसीलिए ये सब बिल्कुल है। शब्द संरचना अभी कहाँ से होगा। लिखना और बोलना में भी सबसे पहले लिखना, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, चंदा मामा दूर के कुएं पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूस,
नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। इससे क्या हो रहा था कि बच्चे के जहन में ये बैठता था कि चंदा ऐसा होता है ना, चंदा गोल होता है। मामा, मामा में भी आ रहा था मामा मामा, है ना। चंदा मामा दूर के गुड़, गुड़ उसके घर में बच्चे बच्चे गुड़ को देखते हैं, चीनी को देखते हैं, तो ये सब चीज़ होता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होनी चाहिए, रीडिंग सबसे बड़ी पर्पस है हमारी। हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए, रीडिंग बच्चा कर रहा है प्राथमिक कक्षाओं में तो कोई टेंशन नहीं, बच्चा आगे बढ़ रहा है। चलिए, लिखने की बात यहाँ नहीं है, सर्व संरचना की बात नहीं है, इतिहास की बात नहीं है। अगला ये सवाल देखिए 21 नंबर का, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। जो प्रोग्रेसिव जो शिक्षाविद हैं, लर्नेड पर्सन हैं, उनके विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव जो है की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। किस प्रकार से, छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप, विषय वस्तु के तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। देखिए साथियों, यहाँ भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो पाठ्यक्रम होगा, मैंने 1 to 5 बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो बच्चों की रुचियों के सातत्य में होना चाहिए। बच्चों की रुचि उसमें है, जैसे खेल कूद इंक्लूड जरूर करना होगा आपको, इसीलिए ए ऑप्शन होगा, खेल कूद इंक्लूड होना चाहिए। बच्चे कूदे, खेले, गाए, बजाए, बिल्कुल फ्री रूप से वो अध्ययन करे, और उसी के साथ साथ गणित सिखाइए, भाषा सिखाइए, जो भी सिखाइए, गाते गाते सिखाइए। जो अभी चंदा मामा का हम लोग अभी बोले, है ना, जोनी जोनी यस पापा, ये सब बहुत सारी जो है सो कविताएं हैं जो हम लोग गा के सिखाते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए चलेगा यहाँ पे। 21 के बाद आइए 22 नंबर में। देखिए 22 में, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है, स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक द्वारा, पदाचार्य के द्वारा। साथियों, इसमें देख लीजिए, निश्चित है कि शिक्षक के द्वारा, इसलिए कि हम लोग क्या बनाते हैं, पाठ टीका। पाठ टीका, पाठ टीका क्यों, इसलिए कि कल बच्चों को हम क्या शिक्षण कराएंगे किसी घंटे में, किसी जो घंटी है 45 मिनट की होती है ना, 50 मिनट की होती है, उसमें क्या अध्ययन करेंगे बच्चा, वो हम लोग शिक्षक पर निर्भर करता है, हम शिक्षकों पर। इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए ज़्यादा क्वेश्चन लेना है। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता। पहले सबसे पहले कोर पाठ्यक्रम को समझिए। वैसा पाठ्यक्रम जिसमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी ज़्यादा बच्चों में एक साथ दी जाती हो, ज़्यादा बच्चों में। जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम गणित की जानकारी दे रहे हैं तो गणित के साथ साथ भाषा भी उसमें आ जाता है, भाषा, व्याकरण, है ना, व्याकरण, फिर आपका कैलकुलेशन, सारा चीज़। फिर इसमें हो गया कि गति, कोई गाड़ी की गति, फिर हो गया कि बच्चे अगर यदि मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम भी अगर उसमें है तो बैंकिंग सिस्टम भी बच्चे जान जाते हैं, है ना। इसका मतलब है कि कोर पाठ्यक्रम वही है जो एक बिंदु से चला, एक तरह से कहिए कि एक साथ मास लेवल बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी हम दे सके, जो समाज उपयोगी हो और जो समाज के लायक हो, बच्चों के हित में और समाज के हित में हो, उसे ही कहते हैं। कह रहा है कि इसमें कौन सी बातें हैं ना, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। प्रजातांत्रिक विधियों पर ये तो देता है, समस्या समाधान पर ये भी देता है, विषय वस्तु के उचित संगठन और सहकारी योजना पर। विषय वस्तु के उचित संगठन पर क्यों देगा, विषय वस्तु तो चुनने का हक किसको है, वो बच्चों की रुचियों के आधार पर। ये कोर पाठ्यक्रम इस पर नहीं जाता है। सहकारी योजनाओं पर तो जाता है। सहकारी मतलब सहायता करने वाली योजनाएं, जो हमारे समाज को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता हो, हमारे समाज को शिक्षा के विभिन्न आयामों से जोड़ता हो, हमारे समाज को, जो समाज में पिछड़ी हुई जो बच्चे हैं, पिछड़े जो समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो प्लानिंग होती है उससे जोड़ता हो, उसे सहकारी योजना कहते हैं। इसमें सब में करेगा वो, लेकिन विषय वस्तु के उचित संगठन का मतलब इसको कोर पाठ्यक्रम को नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन होगा। चलिए आते हैं 24 नंबर में। देखिए 24, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत। देखिए, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत। उसके बाद क्या है, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा देखिए क्या रहा है, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। सहकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रमों को
समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाए। देखिए साथियों, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका बी ऑप्शन होगा। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। ये छात्र का भी सुझाव यहाँ चलेगा, छात्र का भी सुझाव होना चाहिए। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखिए, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रिया क्या होगी, जैसे अंताक्षरी खिला देना, कार्ड्स खिला देना, है ना, बच्चों को लुका छिपी खिला देना, फिर गोगो रानी कितना पानी, बहुत सारी खेल को समायोजन करना है, कभी पेंटिंग प्रतियोगिता चला देना। ये सब अतिरिक्त क्रियाएं जो हम लोग करते हैं, उसका क्या प्रमुख कारण है, शिक्षकों का व्यस्त रखना ना, इसको मतलब है। छात्र निवेदन, ये भी नहीं है, है ना, छात्र निवेदन। माता पिता का आग्रह, ये छात्र निवेदन चलेगा। देखिए यहाँ पे मिस होगी। सामुदायिक मांग, ये भी नहीं। छात्र निवेदन है ना 25 का। देखिए हो क्या रहा है कि जो छात्र आगे बढ़ रहे हैं, वो छात्र की एक निवेदन होती है कि हुजूर हमारे लिए मनोरंजन का कुछ न कुछ साधन होनी चाहिए। वो मनोरंजन का साधन उसी जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसी के आधार पर दीजिए, अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं हिंदी के आधार पर, भाषा सिखा रहे हैं भाषा के आधार पर दीजिए, कुछ न कुछ आपको मनोरंजन का आधार देना होगा। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब क्या हो गया, वही जैसे किताब के साथ साथ जो क्रियाएं होगी, कोई टॉपिक पढ़ा है उसके साथ अंतराक्षरी करा देना, उसके बाद कार्ड्स खिला देना, पेंटिंग करा देना, ग्रुप डिस्कशन करा देना, ये सब सहगामी क्रियाएं हैं। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों के विकास को संवर्धित करना, छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्र को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। ये सब कोई नहीं होगा। चलिए, ये होगा छात्रों के विकास को संवर्धित करना। उसमें छात्र डेवलप करेगा, माइंड भी डेवलप करेगा और खेलकूद में बॉडी भी डेवलप करेगा, इसलिए छात्र का वहाँ विकास ही। चलिए 27, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है क्या है, छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना, प्रतिभावान छात्रों के योग्य नागरिक के गुणों से सुसज्जित करना, छात्रों का दैनिक कक्षीय वातावरण में अध्ययन के कुछ अलग हटकर विश्राम प्रदान करना, छात्रों को मनोनुकूल पाठ्यक्रम चयन की सुविधाएं प्रदान करना। थोड़ा कटा हुआ लेकिन देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका ए नंबर होगा, है ना, 27 का ए। छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता प्रदान करना, प्रतिभावान छात्रों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, है ना, या तो हम अलग से मनोनुकूल ये पाठ्यक्रम सुविधाएं, या तो बीच में विश्राम की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल प्रोग्रेस इन आवर स्कूल, the student who are studying in my school, each and every student, because we are working for each and every student, not only for extraordinary student. extraordinary student अगर प्रतिभावान छात्र है वो तो ऑलरेडी है ही, उनके लिए हम क्या करेंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नीचे तबके से हैं, गरीब गरुआ हैं, जिनको सही शिक्षा से मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें हम सर्वांगीण विकास या व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं। इसीलिए ये पाठ्य सहगामी क्रिया हम इसमें लाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 28 में देख लीजिए, किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है। किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है, छात्र सहभागिता के द्वारा, शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा, छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर, समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। देखिए लगभग सब लगता है कि सब कुछ ना कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि के सीमा के आधार पर हम जो है सो निर्णय लेते हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय लिया जाता है। समस्त छात्रों मैंने यहाँ छात्र सहभागिता के आधार पर है, लेकिन समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि के आधार पर होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं। पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए।
अपेक्षित एवं वांछनीय, हतोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो, छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। देखिए 29 का आप चयन कीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता से, मतलब बच्चे जो है वो प्रोत्साहित तो करेगा लेकिन स्वैच्छिक मतलब किसी के दबाव में नहीं, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए देख लीजिए 30 नंबर का है, 30 का पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। पाठ्येतर क्रिया मतलब पाठ से अलग मैंने हट के भी, जैसे कि आगामी क्रियाएं, खेल कूद, अंतराक्षरी, ग्रुप डिस्कशन, ये सब पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। PTA मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन है ना, माता पिता एवं शिक्षक संगठन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर, सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। देखिए इसमें भी गौर कीजिए कौन सा होगा, बहुत ही जरूरी है गौर करना, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसलिए कि देखिए माता पिता क्या करेंगे, सबसे बड़ा है बच्चा, बच्चा ही इसमें इन्वॉल्व होगा, बच्चा ही सीखेगा, बच्चा ही सब कुछ करेगा, इसलिए छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 31 नंबर चलते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। क्या तथ्य है? छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ, विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। देखिए यहाँ कॉलेज या प्राइमरी सेक्शन की चल रही, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता इसको कोई जरूरत नहीं है। अर्थात छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ को सर्वश्रेष्ठ मानिए, इधर किसी बात पर मत जाइए। यही जो है सो विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान, अर्थात छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचि पर ध्यान दीजिए और कुछ बात पर मत विचार कीजिए, क्योंकि छात्र ही उस पाठ्यक्रम से इन्वॉल्व होंगे, दूसरा नहीं। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले चलते हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। देखिए एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। निर्देशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना, प्रदत्तों का संकलन एवं विवेचन करना, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। 32 में भी देखिए एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है, डी ऑप्शन, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। छात्र किस प्रकार से समायोजित हो उसे समुन्नत बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 33 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें कह रहा है विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। विद्यालय में जो पुस्तकालय होती है जहाँ पे सारे बुक्स होते हैं उसकी क्या उपयोगिता होनी चाहिए, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन करने में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन करने में, है ना, अध्ययन में आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। देखिए डी ऑप्शन हो तो लग तो रहा है सब, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होगा, इसलिए कि हालांकि गृह कार्य तो नहीं होगा, क्योंकि गृह कार्य तो हम जाके घर में करेंगे। यहाँ पे हम पाठ्य पुस्तक जो पुस्तकालय है वहाँ पे हम आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स वहाँ होती है, कोई ज़रूरत नहीं सब्जेक्टिव बुक्स ही वहाँ सिर्फ होती है। वहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक की किताब होती है ना, देश की जो घटनाएं हुई है कभी आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, वो सब के बुक्स होती है। अलग अलग राइटर के जो है सो प्रतिभावान जो छात्र हैं उसके लिए अलग अलग मैंने कथन वाले वाक्य जो है सो जो एनर्जी दे, है ना, लुभावन जो बातें होती है, या जो हमें एक आदर्श जो कहावत है उसके लिए आदर्श जो कहानी की किताबें, वो सारा अवेलेबल होता है। इसीलिए वहाँ जो है सो आवश्यक सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 34 चलिए राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है। देख लीजिए राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूलों में खोलना है तो कितनी जगह की आवश्यकता, कितनी जमीन चाहिए, 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, कितनी जमीन चाहिए, हमें चाहिए 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन चाहिए तब हम 200 बालकों के लिए प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा
जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वो क्या है, देख लीजिए, डी ऑप्शन भी ले लेते हैं, है ना। चलिए, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य मतलब जैसे टीवी, इसमें देख भी रहे हैं, है ना, और आवाज़ भी आ रही है, टीवी, ठीक है। ये रेडियो तो आपका सिर्फ श्रव्य हो गया, लेकिन दृश्य श्रव्य अगर यदि होगा तो ये आपका टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ये सब में चीज़ें। सामग्री जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है, कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है, छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है, जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में प्रदर्शित स्पष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। चलिए 35 में देखिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या इसमें आप कौन कौन सवाल, कितने सवाल आपका सही हो रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए डी ऑप्शन होगा, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है इससे, है ना। जो हम बच्चा जो स्किलिंग जो प्राप्त कर रहे हैं, जो दक्ष हो रहे हैं बच्चा, जो अधिगम प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 36 में है, दृश्य शब्द सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में सोचिए। उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है, वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं। देखिए ये तो सत्य है, उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है। अच्छा एक तो सत्य देख लेते। अब दूसरा, इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत फिल्म दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्रियों का भी समावेश किया जाता है। तो यहाँ 36 का हम देख रहे हैं ऑप्शन क्या है जो कि गलत है, देख लीजिए 36 का जो ऑप्शन है कौन सा इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है ना, कौन सा कथन असत्य है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल असत्य है। इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। देखिए उसके बाद सही है, इन्हें फिल्म दूरदर्शन अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी समावेश इसमें हो जाता है, ये छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता पड़ती है, ये सब सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अब 37 के बाद 38 में आइए, देखिए 38 थोड़ा छोटा कर लेता, हाँ 38 इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है। दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए न्यूनतम सत्य है, ज़्यादा सत्य है वो तो है ही, लेकिन न्यूनतम सत्य है। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत बनाती है, तो है श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है। चलिए सी में देखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी पूर्ति की जाती है, शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। 37 का ऑप्शन देखिए, सी वाला आपका कह रहा है न्यूनतम सत्य है, मतलब सत्य कुछ तो कम कर, लेकिन बिल्कुल का ये टीचर को हटा देता है, ये गलत है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है, तो ये कम सत्य है ना, और सब तो ये कम सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 37 के बाद 38, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। देखिए छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, विद्यालय अवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला चलते हैं, देखिए साथियों, ये प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, विद्यालय अधीक्षक के प्रति। देख लीजिए 39 का, प्राथमिक शिक्षा कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, विद्यालय अधीक्षक के प्रति, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। सामान्य जनता के प्रति, सामान्य जनता भी आपसे इंटरेक्ट कर सकती है कि आपने क्या पढ़ाया और किस प्रकार से शिक्षा दी हमारे बच्चों को। माता पिता नए भी है, उसका बच्चा स्कूल में नए भी है, लेकिन फिर भी वो आकर आपसे पूछताछ कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
चलिए 40 का देख लीजिए। विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं। विद्यालय का प्रधानाचार्य किस पर उत्तरदायी होते हैं? स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड के शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, राज्य अधीक्षक के प्रति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? जो वार्ड सदस्य होते हैं वो अधीक्षक होते हैं, है ना, विद्यालय के अधीक्षक होते हैं, उनके प्रति जो है सो वो सीधे उत्तरदायी है। वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। शिक्षा के सामान्य जनता के प्रति, कोई भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो सामान्य जो जनरल जो पीपुल है कोई भी व्यक्ति आकर के पूछताछ कर सकता है। लेकिन अगर प्रधानाचार्य हैं तो उनके पास कोई भी व्यक्ति जनरल नहीं जाएगा। अधीक्षक है जो अध्यक्ष है स्कूल का, वो जाकर के उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब ये सवाल देख लीजिए। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर, किस प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं प्रधानाचार्य महोदय, वो प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? 41 का हम लोग देख रहे हैं। शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान इस पर पड़ता है। बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, है ना, इस ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। या विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, कार्मिक मनोवैज्ञानिक का उचित ज्ञान। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान का प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है, इसलिए सी ऑप्शन आप दे दीजिए। 41 के बाद आइए 42 में। बहुत ही अच्छा है ये, देखिए 42 नंबर का सवाल है। छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व तो वहन किया जाता है। भौतिक जो सुख सुविधा है, जैसे सुख सुविधा के पेयजल की व्यवस्था, है ना, भौतिक मतलब पेयजल की व्यवस्था, बेंच डेस्क, दरी, है ना, साबुनदानी या तो हैंड वॉश होनी चाहिए, उसके बाद जो है सो ये सीढ़ी उड़ी बढ़िया होनी चाहिए, है ना, फिर बाथरूम एकदम चकाचक होने चाहिए। ये सब जो भौतिक व्यवस्था है इसका सुख सुविधाओं के उत्तरदायित्व तो वहन किया जाता है किसके द्वारा? विद्यालय बोर्ड के द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। 42 का डी, अर्थात विद्यालय बोर्ड भी ध्यान दे रहा है, विद्यालय अधीक्षक भी दे रहा है, विद्यालय प्रधानाचार्य भी दे रहे हैं, उपयुक्त सभी, सब हो जाएगा, इसीलिए सब हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन ऑल हो जाएगा। 42 के बाद 43 में आते हैं। देखिए 43, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समाज समुदाय संबंध, शिक्षक छात्र संबंध। 43 का अर्थात शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व है शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक और छात्र के बीच मधुर अगर संबंध है तो यही दोनों तो कमाल कर देंगे। अगर कोई शिक्षक महोदय स्कूल में आए और बच्चे डरने लगे तो वहाँ पे शिक्षण अच्छा से नहीं होगा। दोनों के बीच इंटरेक्ट अच्छी से, बोर्ड है, बोर्ड के साथ सर मास्टर साहब गए, लेकिन बच्चे जो बैठे हुए हैं वो डरने लगे, है ना, डरने लगे, भय हो गया, तो इससे शिक्षण व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। इसलिए ये शिक्षक और बच्चों के बीच में एक मधुर संबंध अगर यदि होगा तो ये एक अच्छा समाज भी बनेगा और अच्छी ज्ञान भी बढ़ेगी, बच्चों के बीच तालीम अच्छी बढ़ेगी, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 44 नंबर, इसमें कह रहा है प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? 44 का देख लीजिए। शिक्षक सुधार में, छात्र सुधार, प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, समाजोपयोगी शिक्षा, अर्थात शिक्षक सुधार में। प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? शिक्षक सुधार में। प्राथमिक शिक्षा अगर आपको खूब बेहतर करना है, जैसे दिल्ली की सरकार ने की है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कूलों में सुधार लाए हैं, तो निश्चित है जो वहाँ पे जो सुधार लाए तो शिक्षक सुधार में ही शिक्षक में सुधार कर दिए। शिक्षक में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर ही वहाँ पे मैंने जो शिक्षा में सुधार करना था उनको तो शिक्षक में सुधार किए। और शिक्षक में सुधार मतलब उसका ट्रेनिंग अच्छा, उन्हें रहने, है ना, आने जाने की सुविधा, रहने की आवासन की सुविधा, सारी व्यवस्था उनको दी, है ना, किसी प्रकार से उनको कोई टेंशन ना रहे।
अपने बाल बच्चों के बारे में उनको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार सब देख रही है। इसीलिए जब शिक्षक के सारी सुविधाएं मिलने लगी तो वो शिक्षक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने लगे, और तब आज दिल्ली नंबर 1 बन गया है। दिल्ली के स्कूल सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे, मतलब स्कूल भी मिलेंगे और बच्चे भी मिलेंगे और टीचर्स भी मिलेंगे। चलिए, इसीलिए शिक्षक सुधार सबसे बड़ी चीज़ है। ऑप्शन ए लगा दीजिए। 44 के बाद 45। देखिए, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, प्राइवेट टीचर ट्यूटर एसोसिएशन, प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। 45 का अभी तुरंत देखे थे ना, पी से पेरेंट, टी से टीचर एसोसिएशन, अर्थात बी ऑप्शन होगा। चलिए, बी ऑप्शन। चलिए, 45 के बाद 46। शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? चलिए, उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। पहला है, शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाएं। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। शिक्षक किसी रिक्त स्थान की विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दें। शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दें। देखिए, 46 का तो कौन सी है ना, उन्हें आज्ञा प्रदान करती है? बी ऑप्शन। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। राजनीति में अगर सहभागिता करना है, देखिए राजनीति भी कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि देश का निर्माण होता है। देश में अच्छी सरकारें आती है तो नई नई योजनाएं लाती है, उससे नए नए रोजगार पैदा होते हैं, शिक्षा की स्थिति चेंज होती है, बच्चे सीखने के लिए ललायित होते हैं कि ये काम करेंगे तो हमें ये रोजगार मिलेगा, ये नौकरी मिलेगी। इसीलिए वो तो ये राजनीति में भाग लेना है, लेकिन स्कूल में नहीं। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे, यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 47 के बाद 48 नंबर। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वो अपने समुदाय की सेवा करे, वो अपने समुदाय की सेवा करे, वो प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, वह छात्रों का कल्याण करे, वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। देखिए, 47, वह छात्रों की कल्याण करे। शिक्षक का मतलब है छात्रों की कल्याण करने, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, इसमें ज़्यादा मथापची नहीं करना है। अगला है, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है, क्या अर्थ है? कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। चलिए, ए हो गया। और बी का देख लेते हैं। आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूची पत्र जिसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है। सी नंबर, ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। चौथा है, किसी व्यवसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन ए होगा साथियों। नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं, ये कॉमन चीज है नैतिक मूल्य। चलिए, इसलिए ऑप्शन ए होगा। 48 के बाद 49 में आइए। 49 देख लीजिए क्या कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह सुनिश्चित मापदंड है कि वे कक्षा में अपने धार्मिक विचारों का चर्चा करें, अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए, उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दें जो अभियुक्त नहीं है, शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। चलिए, 49 का जो है, राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड है कि ये अनुचित है ना, डी ऑप्शन होगा। शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे, डी ऑप्शन। चलिए, इसका जो है डी ऑप्शन है कि वो जानबूझकर शिक्षक संहिता के नियमों का उल्लंघन करे, यही इसका जो है सो अनुचित मापदंड है, उचित नहीं है ये। चलिए, उचित नहीं है। चलिए, अब देखते हैं 50 का। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, वह अपने को प्रतिरोधी व्यक्तियों से पृथक रखे, वह अपने को किसी राजनीतिक दल से संबंध न करे, वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करे। क्या है 50 का? 50 का ए, अर्थात वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। देखिए, सबसे बड़ा चीज है शिक्षक का काम क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है,
जैसे देश के हित के बारे में सारी ज्ञान बच्चों को देना, किसी जाति आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट करके बच्चों को शिक्षा नहीं देना है। एबीसी का बच्चा है, एससी का है कि एसटी का है, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि देश की प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, प्रतिपादन करना है, और उसी के तहत रहते हुए हम बच्चों को शिक्षा दें ताकि बच्चे समान रूप से आगे बढ़े और देश की रक्षा करें, देश के हित में काम करें। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब आ जाता है 51। देखिए, समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन ए है, सभी समुदाय में समान रूप से, महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक, प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं, ग्रामीण समुदाय में अधिक। कौन सा ऑप्शन सही है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ग्रामीण समुदाय में अधिक। समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं। अभी के पाठक सर जो जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर में लागू कर रहे हैं कि आपको 5:45 में स्कूल पहुंच जाना है ए में, बताइए इसमें कोई उठता भी नहीं है। हम लोग जब विद्यालय जाते हैं तो लोग आंख मींचते हुए हम लोगों को देखते रह जाते हैं कि बाप रे बाप, ये कहाँ कौन है, कहाँ आ गया है। आश्चर्य होता है लोगों को कि हम उठ भी नहीं पाए, स्कूल ये घुस गए, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ग्रामीण समुदाय में अधिक, अर्थात डी ऑप्शन आपका। चलिए आप देख लीजिए 52 का है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं किया, परीक्षा नहीं ली गई, गृह कार्य नहीं दिया गया। चलिए क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, अर्थात शिक्षण नहीं हुआ। चूंकि शिक्षण नहीं हुआ मैंने कुछ बच्चा कुछ सीखा ही नहीं, तो क्या कहिएगा, शिक्षण नहीं हुआ। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला बोलते हैं 53 का है, देख लेते हैं। कक्षा के आधारीय सिद्धांतों नियमों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए। कक्षा के आधारीय सिद्धांतों, जो बेसिक जो वहाँ पे रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए, किसके द्वारा लागू की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य, छात्र समूह, छात्र एवं शिक्षक, शिक्षक। 53 का देख लीजिए क्या है, अर्थात मधुर संबंध। निश्चित है, छात्र और शिक्षक के बीच में जो क्लास टीचर हैं उनके बीच में अगर मधुर संबंध है तो कुछ भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्लास में या स्कूल में, अर्थात सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि छात्र एवं शिक्षक के द्वारा ही जो सिद्धांत और नियम है उसे लागू किया जाना चाहिए, प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं 54। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है। कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है। छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, देखिए छात्रों की देखभाल में उन्हें अनुशासित करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। 54 का देख लीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा आपका सही हो रहा है, कमेंट में। अर्थात ऑप्शन ए, छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। छात्र के घर पर जाकर के हमें भोजन करना है ना, विश्राम करना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, आतिथ्य ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए है। चलिए 55 देख लीजिए, 55 है ना। शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है। शिक्षण के प्रमुख कार्य, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, हाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है, छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी नियमित जांच करना। दूसरा है छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। तीसरा है छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना। चौथा है छात्रों के मासिक अभिलेख तैयार करना। 55 का जरा इसका भी कमेंट में आप बताइएगा क्या सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना
यही प्रमुख कार्य किया जाता है। चलिए साथियों, यही लास्ट सवाल था 55 के बाद में 56 से फिर नई वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। चलिए पहले ये प्रैक्टिस सेट 2 था, प्रैक्टिस सेट 1 अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 हम डाल दिए हैं, या मेरे चैनल पर आइए, विराट ज्ञान चैनल पर आइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा अगर पहली बार हैं तो। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।